गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। ओके, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। अब यहाँ तक हम अर्लीस्ट ह्यूमंस उनके बारे में कि हमें उनके बारे में कैसा पता चला, फिर उसके बाद में हमने कुछ जो ऐसी सिविलाइजेशंस पढ़ी जब हमने अर्ली ह्यूमंस जब सेटल होना स्टार्ट हुआ। अब से हम ये पढ़ेंगे कि जो नए किंगडम्स कैसे बने, यानी कि जैसे आपने कहानियों में सुना होगा कि जैसे राजाओं के बहुत बड़े राज्य होते हैं, उनके महल होते हैं, पैलेसेस होते हैं। तो ये कैसे कब आए, कब एग्जिस्टेंस में आए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक होता है कि पहले राजा, जैसे राजा, बादशाह या फिर महाराजा, इनका सिस्टम नहीं होता था। पहले जब स्टार्ट हुआ था, जब इंसान से एक जगह सेटल होना स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर जनपद और महाजनपद बनती थी। ओके, अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्टिकुलर गांव वाला एरिया हो गया तो उसको जनपद कहते थे, और 3 से 4-5 गांव मिलके एक एरिया बनाते थे, उसको महाजनपद कहते थे। ओके, इसके बारे में और एलैबोरेटली हम पढ़ेंगे। ओके, जिससे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदास से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बुक पढ़ी थी ऋग्वेदा की। तब हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदा में ऑलमोस्ट 300 कम से कम 3500 साल पुरानी है। इसके अलावा हमने केवल उसमें ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा। इसके बारे में सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद के बारे में ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। ओके, तो इन टेक्स्ट के अलावा एक उपनिषद नाम के भी टेक्स्ट होते हैं, जो कि ऐसे टेक्स्ट हमने पिछले चैप्टर में 4 वेद्स पढ़े थे। इसके अलावा एक उपनिषद भी होते हैं, जो इसको कि लेटर वैदिक टेक्स्ट कहा जाता है, कि ऐसा पीरियड जब वैदिक पीरियड बीत चुका था, उसके बाद ये टेक्स्ट आए थे। और इसमें बहुत सारे कुछ ऋग्वेदास के बारे में भी लिखा हुआ है उपनिषद में। ओके, देयर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दोस टाइम्स। और उपनिषद से हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के लोगों की लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कैसे थे, धर्म कौन से थे, पैसा या फिर इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे का लेन देन कैसे क्या करते थे, उसकी जानकारी दे रखी है। द ऋग्वेदिक people lived in the northwestern part of the Indian subcontinent along with the bank of river Indus and its tributaries. Okay, पेज नंबर 48 पर आपको मैप दिखेगा। ओके, मैप में आपको जो ग्रीन कलर का जो स्पॉट दिख रहा है, तो ये जो इस इन द लेटर वैदिक पीरियड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, यानी कि इस ग्रीन कलर वाले रीजन में इंसान रिसाइड करते थे। कौन सी रिवर्स के किनारे पे? रिवर इंदस। ओके, around 1000 BCE, they moved towards the Ganga Yamuna plain and started living on bigger settlements. फिर उसके बाद around 1000 BCE के दौरान ये सारे पीपल्स यहाँ से मूव होके इस वाले पोर्शन में रहने लग गए। ऑन द गंगा यमुना प्लेन, इस वाले रीजन में रिवर गंगा और यमुना फ्लो करती है। तो यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, इनको हम गंगा यमुना प्लेन के नाम से जाना जाता है। ओके, one major reason for moving to the thickly forested area was that they began to use iron tools which were sturdier than copper and bronze tools. Hence, it was possible to clear the thick forest cover. With the time, the settlements dwellers into small and big kingdoms known as janpads and mahajanpads, respectively. एक बड़ा रीजन ये था कि ये लोग इस तरफ इसलिए आए क्योंकि इस दौरान इन्होंने आयरन टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि लोहे के टूल्स बनाना स्टार्ट कर, जिससे कि फॉरेस्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा आसानी होती थी। और कहीं ना कहीं जो ये वाला प्लेन है गंगा यमुना के लिए काफी रिच मिनरल डिपॉजिट्स वाला प्लेन है, जहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, जिसकी वजह से ये सारे सेटलमेंट्स यहाँ आके बसने लगे, जितने भी अर्ली ह्यूमंस थे। एंड यहीं पर जनपद और महाजनपद, मतलब नए जो जनपद स्मॉल किंगडम्स एंड महाजनपद बड़े किंगडम फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। ओके, आज के मॉडर्न टाइम में जो आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पटना वाला जो पोर्शन है, उत्तराखंड वाला पोर्शन है, इसको हम गंगा यमुना प्लेन के नाम से जानते हैं। ओके, the Rigvedic settlements were spread around in the river Indus and its tributaries. It included parts of present-day Jammu and Kashmir, Himachal, Punjab and Union territories of Chandigarh and parts of our neighboring country
पाकिस्तान। अब अगर हम जब इनिशियली जब हमने आपको मैप दिखाया था जो ग्रीन कलर का पोर्शन, उनमें आज के टाइम पे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गए, चंडीगढ़ हो गए और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का। ये सारे हिस्से आते हैं उस ग्रीन कलर के पोर्शन में। इसके बाद जब ये लोग गंगा यमुना प्लेन में आके सेटल होना स्टार्ट हो गए, तो वहां पे कौन कौन से एरियाज आने लग गए आज के मॉडर्न डे में? हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गई, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार वाला पोर्शन जो है वो गंगा यमुना प्लेन में आता है। Before we move on to analyze how the large kingdom emerged, it is important to understand the main features of the post-Rigvedic period. आप मतलब जो हमारे जो पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड है, सोसाइटी है, उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। मतलब कौन सा पोर्शन? जब इंसान गंगा यमुना बेल्ट पर या गंगा यमुना प्लेन्स पर रीजन पे आके बसने लगे, तो उनके कुछ फीचर्स हैं। ओके, तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है जो पोस्ट पीरियडिक जो लाइफ है पीपल की, उसमें वर्ण सिस्टम थे। ओके, वर्ण सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसको कि जाति के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल को डिवाइड कर रखा था। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। द वर्ण सिस्टम, द वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, है ना, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड था उनकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि वो क्या काम कर रहे हैं। सपोज कोई पंडित है तो उसको तो सबसे ऊंची क्लास या फिर अपर क्लास कहा जाता था। ओके, जिसको भी कहा जाता है ब्राह्मण्स। कोई सोल्जर है, कोई योद्धा है या कोई राजा है तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। ओके, जो नॉर्मल काम करते थे लाइक फार्मर्स हो गए, व्यापारी हो गए, ओके, तो उनको हम बोलते थे वैश्यस। एंड शूद्रस ऐसे पर्सन होते थे जो कि बहुत ज्यादा मीन्स किसी के लेबर के हिसाब से काम करते थे, या फिर जो आपकी सिटीज, जो उनके उस समय जो विलेजेस थी उनको साफ करने में जिनका योगदान देता उनको हम शूद्रस क्लास कहते थे। ओके, द 4 divisions and the rules to be followed by them in the society have been mentioned in the later Vedic period. और इन 4 divisions के बारे में इनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते थे जो कि इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट वर्णस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। और ऐसा माना जाता है कि केवल एक ब्राह्मण केवल ब्राह्मण वाला काम ही करेगा, क्षत्रिय केवल क्षत्रिय वाला काम ही करेगा। जो वैश्यस हैं, जो मीन्स लाइक फार्मर्स हो गए या फिर व्यापारी हो गए, वो उससे रिलेटेड काम ही करेगा। तो सभी के जो एज पर देयर डिविजन्स या फिर जो उनके क्लासेस जो ग्रुप्स डिवाइड थे उसके बेसिस पे उसको वो काम करना है। ओके, तो इनके बारे में जानते हैं। एट द टॉप ऑफ द सिस्टम जो थे वो ब्राह्मण्स थे। उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि या तो वो हायर स्टडीज पढ़ेंगे या फिर वो पढ़ाएंगे, लाइक द गुरुज होते हैं वैसे। और इसके साथ साथ जो भी रिचुअल्स हो गए, जो भी मतलब यज्ञ हो गया, हवन हो गया, जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करने रहते थे वो यही करेंगे और इनकी बहुत इज्जत हुआ करती थी। ओके, और इसके साथ साथ इनका काम होता था जो भी रिचुअल्स है इसके दौरान उस पर फोकस करना, और जो भी सेक्रीफाइस जो भी लाइक बलि देना है, जो भी काम है ये उस दौरान ये प्राइस या ब्राह्मण क्लासेस करवाते थे। फिर आते थे सेकंड जो डिवीजन आता है क्षत्रियस। क्षत्रियस रैंक सेकंड इन द वर्णा सिस्टम। दे वर रिक्वायर्ड टू वॉरियर्स एंड किंग ऑफ फॉट बैटल्स एंड प्रोटेक्टेड द पीपल। उनका काम क्या होता था कि या तो वो राजा होते थे या फिर वो सिपाही होते थे। उनका काम क्या होता था? युद्ध लड़ना और अपनी प्रजा को बचाना। द विश और द वैश्यस जो कि थर्ड डिवीजन ऑफ द ग्रुप में आते हैं, ये बेसिकली तो फार्मर्स होते थे, है ना, किसान होते थे। हर्डर्स जो कि एनिमल्स को पालते थे। ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी। बोथ क्षत्रियस एज वेल एज वैश्यस वुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। ओके, अब इसमें एक और चीज ये थी कि चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वो वैश्य हो, वो किस मतलब रिचुअल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जो भी यज्ञ हो गया वो सब परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी की बलि देनी हो वो भी दे सकते हैं। द शूद्रस, ओके, सबसे लोअर क्लास है, 4th क्लास ऑफ द पीपल, द लोवेस्ट रंग इन द वर्णा सिस्टम। दे वर एक्सपेक्टेड टू सर्व अदर वर्णास। काम ही होता था उनका बेसिकली या तो उनको जो 3 जो हैं ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा, उनके लिए सर्व करना, हो सकता है उनके नौकर बन के, उनके दास बन के। ओके, इसके साथ साथ वो किसी भी टाइप के रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, ना यज्ञ हवन कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके साथ साथ शूद्रास एंड वुमेन बिलोंगिंग टू एनी वर्ण वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। और
अगर कोई पर्सन शूद्र कैटेगरी में है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो वैदिक ज्ञान नहीं ले सकता है, और ना ही उस समय जितने कोई सी वर्ण की वुमेन्स हो वो भी वेद का ज्ञान नहीं ले सकती। The priest proclaimed that the Varna system was based on birth. So if someone was born into Kshatriya family, he would be considered as Kshatriya and had to follow the occupation of the Kshatriya. अब as per the Brahmins, इस Varna system के बारे में ये बोलते थे कि ये जन्म से आधारित है। अगर कोई बच्चा क्षत्रिय फैमिली में जन्म लिया है तो उसको क्षत्रिय ही माना जाएगा, और उसको जो क्षत्रिय जो काम करते उसको वही काम करने पड़ेंगे। अगर एक वैश्य टेकिंग अप ए ब्राह्मण वर्क्स और दैट ऑफ क्षत्रिय वर्क वाज अनथिंकेबल, उसमें ऐसा माना था कि जो क्षत्रिय है केवल क्षत्रिय है की उपाधि ले सकता है, कोई वैश्य या शूद्र जो कम्युनिटी के पीपल्स है वो लोग क्षत्रिय का काम या ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, ना ही उनकी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। लेटर ऑन प्रीस्ट क्लासिफाइड सम क्राफ्ट्समैन, hunters and gatherers and people who had performed burials and cremations and as untouchable। और इसी दौरान फिर वहां पर कुछ पंडित्स जो बेसिकली जो ब्राह्मण क्लास होती थी उन्हें कुछ क्राफ्ट पर्सन को जो भी लाइक जो पोर्ट्री बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं मिट्टी के बर्तन हो गए, लकड़ी के सामान हो गए, जो हंटर्स थे है ना, जो कि शिकार करते थे, और या फिर ऐसे पीपल जो कि किसी के डेड बॉडी को जलाना हो गया है या उसे दफनाना हो उसका काम करते, तो उनको उन्होंने अनटचेबल्स का नाम दिया था। अनटचेबल्स क्या है कि हिंदी में बोलते हैं अछूत, जिससे ये ऐसा उनको इतना डिस्क्रिमिनेट कर दिया था कि वो लोग पीपल्स उनकी कोई छू नहीं सकता है, या फिर वो किसी पीपल को छू नहीं सकते हैं, लोग उनसे दूरी बना कर रखते हैं, ना ही उनको अपने घर में घुसने दिया जाता, ना ही मंदिरों में कहीं उनको घुसने एंटर करने का अलाउंस नहीं रहता था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ना सिस्टम। ऑल्दो द वर्ना सिस्टम वाज वाइडली फॉलोड, many people including some kings rejected it. They thought that they were superior to the priest. Okay, हालांकि वर्ना सिस्टम बहुत से लोग फॉलो करते थे, बट कुछ राजा फॉलो नहीं करते थे क्योंकि वो मानते थे कि हम इन ब्राह्मण से भी ज्यादा ऊंचे हैं। Many people feel that Varna should not be determined on the basis of individual's birth and all. They felt that there should be no difference among the people on the basis of their occupation and that everybody should be able to perform religious rituals. तो कुछ लोगों का ये मानना था कि वर्ना सिस्टम में जैसे बता रखा है ये वैसा नहीं करना चाहिए, किसी के जन्म लेने से उसका वो वर्ना डिसाइड नहीं होगा, उसके काम से डिपेंड करता है, अगर वो किसी भी काम कैसा काम करता है, और अगर भले ही वो चाहे कोई सा भी काम करता है, सभी के पास हक होता है कि कोई भगवान की पूजा कर सके, कोई भी रिचुअल यज्ञ हवन परफॉर्म कर सके। दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत से ऐसे पीपल से जो कि अनटचेबिलिटी प्रथा को नहीं मानते थे, अछूत प्रथा को नहीं मानते थे। इन मेनी एरियाज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस वर नॉट वेरी शार्प एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस वर लिमिटेड। और इसी में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन जो था वो इन सब चीजों से इफेक्टेड नहीं था, वहां पे इन सब चीजों को नहीं मानते थे। बेसिकली जो येलो पोर्शन है वहां पर इन सब चीजों को प्रीस्ट ब्राह्मण इनको नहीं मानते थे, और यही मानते थे कि एवरीवन इज इक्वल, और किसी के जन्म लेने से, एक कम्युनिटी में जन्म लेने से उसका वर्ण डिसाइड नहीं होता, उसके काम डिसाइड करेगी कि उसको कौन से वर्ण में होना चाहिए। मोस्ट किंग एक्सपांडेड देयर पावर बाय ब्रिंगिंग अदर किंगडम्स अंडर देयर कंट्रोल। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो कि अदर अपने साम्राज्य को, अपने पावर को बढ़ाने के लिए अदर राज्य को अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दिए थे। They also took the support of powerful people in the society who helped raise a strong army, gain wealth and manage the kingdom। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे पावरफुल पीपल के साथ हाथ भी मिलाना स्टार्ट कर दिया जो कि उन्हें पैसा, आर्मी ये सब प्रोवाइड करवा सके, उनके राज्य को भी मैनेज करवा सके। किंग टू हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स। इसमें सबसे ज्यादा जो राजा होते थे वो किसकी हेल्प लेते थे? ब्राह्मण्स के, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी वर्ना सिस्टम में। एंड came to recognize as the most powerful rulers of the time. For achieving this, they started performing rituals and sacrifices which give religious sanction to whole political process। और उस समय ऐसा माना जाता था कि पूजा करके, यज्ञ हवन करके आपके पास शक्ति आ जाएगी, आप एक बहुत बड़े राजा बन जाओगे, लाइक द प्रीस्ट से कहते थे। इस वजह से लोग प्रीस्ट से यज्ञ हवन करवाते थे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन सके। इसमें सबसे जो फेमस है वो है अश्वमेध यज्ञ। ओके,
or a horse sacrifice was one such ritual. In this ritual, a horse guarded by the kingman was left to wander all its neighboring kingdoms or janpads. If any other king stopped the horse from entering his kingdom, he and the king who owned the horse would enter into battle. On the other hand, if king allowed the horse to pass his territory, it would be seen as acceptance of supremacy of the king performing the अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ का नियम क्या होता है कि यहाँ पर एक राजा जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है वो अपना एक घोड़ा खुला छोड़ देता है. वो जिस भी राज्य में जाएगा अगर उस किंगडम में अगर वहां के राजा ने उस घोड़े को अंदर एंटर होने दे दिया तो इसका मतलब ये है कि उस राजा ने उस किंग के आगे हार मान ली, उसको अपना सुप्रीमेसी मान लिया या फिर उस राजा को अपना राजा मान लिया. अब वो जो राजा है उसके अंडर ही काम करेगा. अगर कोई राजा उस हॉर्स को अपने अंदर अपने राज्य में अपने किंगडम में एंटर करने नहीं देता तो उस केस में उसको उस अश्वमेध जो करवा रहा है राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा. और जो भी ऑब्वियस बात है फाइनली जो विजेता होगा जो भी जीतेगा वो वापस से राजा बन जाएगा. अब ऐसा क्या अब उसके बाद जैसे मैं आपको थोड़ी प्रोसेस बता दी जिससे कि फॉर सपोज जो घोड़ा है वो सारे किंगडम से घूम फिर के वापस आ जाता है तो इसके साथ क्या होता है फिर एक यज्ञ होता है. ओके, और उस यज्ञ को प्रॉपरली करके प्रीस्ट को बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे. दिस प्रूव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन द पोस्ट वैदिक पीरियड. और इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण्स की कितनी वैल्यूएशन थी क्योंकि उनको जितने भी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते थे उसमें पूजा करना अर्चना करना फिर राजा इनको गिफ्ट्स देना. सो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ब्राह्मण्स वर द हाईएस्ट पोजिशन ऑन द वर्णा सिस्टम. ड्यूरिंग द यज्ञ व्हाइल किंग परफॉर्म्स द मेन रिचुअल हिज फैमिली मेंबर्स परफॉर्म्ड अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स. द एंटायर ceremony was witnessed by all the kings who had accepted his authority. He received gifts from everyone present at the ritual. After the sacrifice, the king was pronounced as the most powerful and declared as the ruler of the kingdom that he had conquered. अब इस दौरान जब यज्ञ होता है तो इसमें जो मेन यज्ञ जो यज्ञ कर रहा होता है वो मेन राजा कर रहा था. उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी छोटे मोटे माइनर रिचुअल्स कर रहे होते हैं. इस पूरी एंटायर सेरेमनी में वो सारे किंग्स होने आते हैं जिनके हाथ से वो हॉर्स गया है और जिन्होंने उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करी और उस राजा को अपना राजा माना है. ओके, इसके साथ साथ जितने मेंबर्स आते हैं वो राजा के लिए गिफ्ट लेके आते हैं. और उसके बाद जब सेक्रीफाइस दे देता है जब वो उस घोड़े की पूरी सेक्रीफाइस दे देता है जब उसका अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो जाता है और फिर वो डिक्लेयर्ड एज द पावरफुल किंग और अपने आप को as the king of the all of the kingdom जिन्होंने भी उसकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करी. ओके, however the Sudras were not allowed to either participate in or witness any of these rituals. Thus we see that the Varna system played an important role in the life of the people during the Vedic period. अब Sudras उनको अलाउड नहीं किया जाता था किसी भी टाइप के रिचुअल्स को देखना या उसमें पार्टिसिपेट करना, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि उस समय वर्णा सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. Many people all over the world follow religious rituals on a special occasions such as births, child marriages, housewarming ceremonies and festival. उस दौरान पीपल जब जैसे लाइक अभी भी हम करते हैं जब किसी का जन्म होता है तो हम कोई रिचुअल्स करते हैं या फिर मैरिज होती है तो उसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. उस दौरान भी ये सब चलता. Emergence of early kingdoms or janpads. The king who performed these elaborate rituals and sacrifices were recognized as the ruler of the janpads. The word jana means common people and pad means food. Thus, the term janpad means land where the people had set foot and on settled in. Thus, in the post-Vedic period, emerged rulers who were the protectors of janpads rather than janas people alone. अब जनपद्स का जो मीनिंग एक्चुअल में मीनिंग होता है, जना का मतलब होता है कॉमन पीपल और पद का मतलब होता है फुट. इसका मतलब है जनपद की ऐसी जमीन जहां पर पीपल आके सेटल होना स्टार्ट हो गए. उनमें से जो सबसे पावरफुल जो रूलर इमर्ज होता था वो वहां का राजा हो जाता था. ओके, नाउ इमर्जेंस ऑफ bigger kingdoms or Mahajanpads. About 2500 years ago, the king of some Janpads took control over smaller Janpads and became powerful as their empire expanded. अब इस दौरान मैंने आपको इससे बताया था स्मॉल किंगडम्स उनको जनपद्स कहते हैं. जब राजाओं ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि इन छोटे किंगडम्स को अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दे और उसको एक बड़ा साम्राज्य बना ले, अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाजनपद्स. ओके, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपद्स.
अगर हम हिस्ट्री में अगर बुक्स के लिटरेरी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट करें, जितने भी बुद्धिस्ट और जैनिज्म में टेक्स्ट हैं उनमें 16 महाजनपद का जिक्र है। ऑल्दो द लिस्ट वेरी इन डिफरेंट टेक्स्ट, हालांकि अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट टेक्स्ट के हिसाब से इनके नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं ज़्यादा दिखते हैं कहीं कम दिखते हैं। ओके, द नेम्स ऑफ द सम इम्पोर्टेंट महाजनपद, जिसके मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, वाजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधर्व एंड अवंती। ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट महाजनपद थे जो कि हर रिलीजियस टेक्स्ट में पाए गए थे। ओके, यहाँ पर आपका जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझा दिया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हाउ डिड द किंग रूल ओवर द महाजनपद, कैसे ये किंग्स रूल करते थे, और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर या फिर हम यूँ बोल सकते हैं जो मगध रीजन, जो कि वन ऑफ द हम आपकी हिस्ट्री में वन ऑफ द फेमस किंगडम्स में से माना जाता है, इनके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।